बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमारा टॉपिक है 555 टाइमर एज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हम ये देखेंगे कि 555 टाइमर को हम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 555 की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और उसके मुख्तलिफ़ पिन्स की जो वर्किंग है उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो ये हमारे पास एक 555 टाइमर, जिसकी मैं जस्ट यहाँ पर जो है वो ब्लॉक डायग्राम जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये हमारा जो पिन नंबर 3 है, ये टर्मिनल जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। पिन नंबर 5 हमने कहा था कंट्रोल वोल्टेज की पिन है, लेकिन पिन नंबर 5 पे इंटरनली एक वोल्टेज होता है जो 2 VCC/3 के तौर पे यानी इंटरनली आता है। वहाँ पर हमने कंट्रोल वोल्टेज को इस्तेमाल करना होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इस तरह की मॉड्यूलेशन स्कीम्स में। यहाँ पर उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगाएंगे और सिरेमिक कैपेसिटर जो है वो आप लगा लें। इतनी स्मॉल वैल्यू का कैपेसिटर जो है वो अवेलेबल होता है ईज़िली, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। 10 नैनोफेराड या माइक्रोफेराड में जो है 0.01 माइक्रोफेराड होगा। इसके अलावा पिन नंबर 1 ये हम वैसे ही ग्राउंड करते हैं, तो पिन नंबर 1 वैसे ही ग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। पिन नंबर 8 जो है, पिन नंबर 8 होती है पावर सप्लाई के लिए, यानी VCC के लिए यूज़ करते हैं। पिन नंबर 4 हमने कहा था रीसेट की पिन है। अगर इसके ऊपर लो वोल्टेज दिया जाए तो आउटपुट को ज़ीरो कर देता है। तो हमने पिन नंबर 4 के थ्रू आउटपुट को कंट्रोल नहीं करना, हमने कंट्रोल करना है पिन नंबर 2 और 6 के ज़रिए। तो हम पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, पिन नंबर 8 के साथ, यानी VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको हाई कर देते हैं। हाई करने से ये जो पिन नंबर 4 है, यानी जो रीसेट की पिन है, इसको आप क्या कर चुके हैं, इनएक्टिव कर चुके हैं। इसका मतलब है अब आउटपुट जो है वो रीसेट किसके ज़रिए होगी, वो पिन नंबर 2 और 6 के इस्तेमाल से आउटपुट को ज़ीरो किया जा सकता है या हाई किया जा सकता है। पिन नंबर 4 से आउटपुट को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, लो नहीं किया जा सकता। अब असल सिचुएशन ये कि अब हमारे पास 3 पिन जो है वो बाकी बची हैं। पिन नंबर 7 जो कि डिस्चार्ज पिन कहलाती है, पिन नंबर 6 जो थ्रेशोल्ड पिन है, और पिन नंबर 2। आपने VCC और पिन नंबर 7 के दरमियान एक रजिस्टर कनेक्ट करना है। इस रजिस्टर को R1 जो है वो कहा जाएगा। उसके बाद एक और रजिस्टर R2 ये आप कनेक्ट करें, जिसका एक टर्मिनल तो पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा टर्मिनल क्या करें आप, पिन नंबर 6 और 2 जिनको कंबाइन कर दें आप। इसका मतलब है पिन नंबर 6 और 2 पे आने वाला वोल्टेज एक जैसा होगा, यानी जो वोल्टेज पिन नंबर 6 पे आ रहा होगा वही पिन नंबर 2 के ऊपर आ रहा होगा। और साथ जो है वो आप क्या लगा दें, एक कैपेसिटर लगा दें और इस कैपेसिटर को ग्राउंड कर दें। इसकी वैल्यू को आप C कह दें, ठीक है। इसको हम जो है वो कोई C' कह देते हैं। अब सिचुएशन ये होगी कि जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करेंगे उस वक़्त हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है VC मैं इसको कह देता हूँ, मैं इसको प्लॉट करूँगा और एक्स एक्सिस पे हम जो है वो टाइम ले लेते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज पिन नंबर 3 का जो वोल्टेज है वो हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। एक ही स्केल जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये पिन नंबर 3 का वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज होगा ये कि जैसे ही आपने इस सर्किट को स्विच ऑन करना है तो इस वक्त कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। अनचार्ज होने का मतलब है कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, वो है 0 के इक्वल। अब ये कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो पिन नंबर 2 के ऊपर भी अवेलेबल है, पिन नंबर 6 के ऊपर भी अवेलेबल है। और हम कल ये जिक्र कर चुके हैं कि जब भी पिन नंबर 2 का वोल्टेज VCC/3 वाले लेवल से कम होगा, उस वक़्त जो आउटपुट वोल्टेज है यानी पिन नंबर 3 का वोल्टेज वो हाई होगा। हाई का मतलब है VCC के बराबर होगा। और साथ ही हम ये देख चुके हैं कि जब भी पिन नंबर 6 का वोल्टेज 2 VCC/3 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसी वक्त जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 2 सिचुएशंस हैं जिनके ज़रिए हमने क्या करना है, इस सर्किट को कंट्रोल करना है। तो जैसे ही स्विच ऑन हुआ, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटर का वोल्टेज 0,
यही वाला वोल्टेज पिन नंबर 2 पे मौजूद है। तो जैसे ही पिन नंबर 2 पे वोल्टेज VCC/3 से कम हुआ, 0 का मतलब है लाजमी सी बात है वो VCC/3 से कम है, तो आउटपुट हाई हो जाएगी। इसका मतलब है आउटपुट जो है इनिशियली हाई होगी। अब कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, तो होगा क्या कि इस बैटरी से करंट निकलेगा। वो करंट सबसे पहले R1 में से पास होगा, उसके बाद वो R2 में से पास होगा और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चार्जिंग के पाथ में दो रुकावटें हैं, एक है R1 और एक क्या है R2। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, वो किसके बराबर है? वो है R1 प्लस R2 इंटू C, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए दोनों रजिस्टर, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंसेज जो है वो क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ये चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है। अब कैपेसिटर आपको पता है ग्रेजुअली चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी? हाई रहेगी। कैपेसिटर चार्ज होते होते पहुंचेगा एक लेवल पे, वो लेवल होगा 2VCC/3, यानी 2VCC/3। जैसे ही कैपेसिटर इस लेवल पे पहुंचेगा, आप देख रहे हैं कैपेसिटर का वोल्टेज पिन नंबर 6 के ऊपर भी मौजूद है, और जैसे ही कैपेसिटर पिन नंबर 6 का वोल्टेज 2VCC/3 को क्रॉस करेगा, यानी उससे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त आउटपुट क्या हो जानी है? 0। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी? एकदम से 0 हो जाएगी। अब जैसे ही आउटपुट 0 होती थी, हमने कल ये जिक्र किया कि जब आउटपुट 0 होगी तो पिन नंबर 7 के अंदर लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाता है और वो सैचुरेशन में चला जाता है, और पिन नंबर 7 को डिस्चार्ज पिन कहा था। इसका मतलब है इसके बाहर आउटसाइड जो कैपेसिटर लगा हुआ होगा जिस पे इस वक्त कुछ चार्ज मौजूद है, वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अब करंट की डायरेक्शन यूँ होगी कि करंट कैपेसिटर से निकलेगा, इस कैपेसिटर से R2 के ज़रिए होता हुआ इस डिस्चार्ज पिन के अंदर दाखिल होगा। इसका मतलब है कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा। देखें, चार्जिंग के रास्ते में दो रेजिस्टेंस थी, R1 और R2। जो डिस्चार्जिंग है यानी कैपेसिटर की अब जो डिस्चार्जिंग है, मैं इसको D और C से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि हम इसको DIS लिख देते हैं। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर है? R2 मल्टीप्लाइड बाय C के इक्वल है। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो ग्रेजुअली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बस अब याद रखें कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ज़्यादा था क्योंकि R1 R2 दोनों का सम था, तो कैपेसिटर स्लो चार्ज हो रहा था, लेकिन डिस्चार्ज रिलेटिवली जो है वो क्या होगा? फास्ट होगा। तो इसका मतलब है ये चार्जिंग का पास है और ये डिस्चार्जिंग का पास है, आउटपुट जो है वो 0 है। अब डिस्चार्ज होते होते कैपेसिटर पहुंचेगा एक लो लेवल पे, वो जो लो लेवल होगा वो होगा VCC/3। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज VCC/3 से कम होने लगेगा, आप देख रहे हैं कैपेसिटर का वोल्टेज पिन नंबर 2 के साथ भी कनेक्टेड है, तो जैसे ही पिन नंबर 2 का वोल्टेज VCC/3 से कम होने की कोशिश करेगा, आउटपुट हाई हो जाएगी। इसका मतलब है इस पॉइंट पे आउटपुट दोबारा से जो है वो हाई हो जाएगी, और जैसे ही आउटपुट हाई होगी उस वक्त कैपेसिटर दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा? चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होता होता दोबारा से जब वो 2VCC/3 वाले लेवल पर पहुँचेगा, आउटपुट दोबारा से क्या कर देगा? लो कर देगा और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और डिस्चार्ज होता होता जब वो VCC/3 पे पहुंचेगा तो आउटपुट दोबारा से क्या कर देगा? हाई कर देगा। तो इसका मतलब है ये जो साइकिल है ये एक इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता रहेगा। इसका मतलब है कैपेसिटर कंटिन्यूसली इन दो लेवल्स के दरमियान चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, यानी VCC/3 और 2VCC/3, और आउटपुट कंटिन्यूसली हाई और लो होती रहेगी। लेकिन एक चीज़ हम जहन में रख चुके हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम कम ज़्यादा है। इसका मतलब है ये जो जिस दौरानिए में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस वक्त आउटपुट हाई है, तो उस दौरान को आप T ऑन कह दें, और जिस दौरान में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उस वक्त आउटपुट लो है, उसको आप कह दें T ऑफ। इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो टाइम बनेगा उस टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड, जो इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। इसका मतलब है T इज़ इक्वल टू क्या होगा? T ऑन प्लस T ऑफ। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो हम मालूम कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि चार्जिंग कितनी देर के लिए हो रही है और डिस्चार्जिंग कितनी देर के लिए हो रही है।
कैपेसिटर की जो चार्जिंग की इक्वेशन है वो ये थी वी सी इज़ इक्वल टू वी इनिशियल, कैपेसिटर के क्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है, प्लस वी सी सी माइनस वी इनिशियल इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले कोर्स में पढ़ी हुई है। अब कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, चार्जिंग उसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? उसकी चार्जिंग स्टार्ट हो रही है VCC/3 वाले लेवल से। इसका मतलब है जो इनिशियल वोल्टेज है वो है VCC/3। फाइनली कैपेसिटर ने पहुंचना किस लेवल पे है? 1 VCC/3 से स्टार्ट होकर 2 VCC/3 तक पहुंचना है, क्योंकि 2 VCC/3 से ऊपर नहीं जा सकता। जैसे ही 2 VCC/3 पे पहुंचता है तो उस वक्त आउटपुट लो हो जाती है, और आउटपुट लो होती है तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। VCC माइनस वी इनिशियल, VCC माइनस वी इनिशियल, तो वी इनिशियल तो VCC/3 के बराबर है। 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब चार्जिंग जो है उसमें दो रजिस्टर थे, R1 भी था, R2 भी था। इसका मतलब है कि मैं R1 प्लस R2 इंटू सी लिखूँगा। फ़िलहाल मैं बस RC लिख रहा हूँ, और हम जो है वो जहन में रख लेते हैं कि जो R है एक्चुअली में वो किसके बराबर है? R बराबर है R1 और R2 के सम के। तो इसका मतलब है R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। एक तो ये वाली बात जो है वो जहन में रख लें। दूसरी बात, इस दौरान जो टाइम है, जिस दौरान में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस टाइम को आप कह चुके हैं टी ऑन, तो इसलिए मैं टी की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? टी ऑन पुट कर रहा हूँ। 2 VCC/3 में से ये VCC/3 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये VCC/3। VCC/3 में से VCC में से VCC/3 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 2 VCC/3 1 माइनस ई रेज टू द पावर टी ऑन ओवर आर सी। VCC कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इस 2 को इधर डिवाइड कर दें। जब ये 2 दूसरी साइड पर डिवाइड होगा तो ये 1/2 बचेगा। 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ऑन ओवर आर सी। ये नेगेटिव वाली टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे जाएगी, तो ई रेज टू द पावर माइनस टी ऑन ओवर आर सी। ये 1/2 इस 1 में से राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो राइट साइड पे 1/2 आ जाएगा। और अब आपने दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम लेना है। जब लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो आंसर आएगा माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय आर सी। 1/2 का नेचुरल लॉग लेते हैं तो माइनस 0.693 आता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। टी ऑन इज़ इक्वल टू 0.693 इंटू आर सी, और आर की जगह अब मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ R1 प्लस R2 इंटू सी। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? ये वो दौरानिया है, ये वो टाइम है जिस टाइम में हमारी आउटपुट क्या रहती है? हाई रहती है, यानी ये ऑन टाइम है। अब नेक्स्ट है, हम देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर कितनी देर के लिए क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। अगर हमने कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो मालूम करना है, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या काम करना पड़ेगा? कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ये है कि आप ये देखते हैं कि उसके ऊपर इनिशियल वोल्टेज कितना है, और ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, या इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे जो इनिशियल वोल्टेज उसके क्रॉस है वो है 2 VCC/3। फाइनली कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर किस लेवल पे पहुंचना है? वो पहुंचना है 1/3 VCC ई रेज टू द पावर टी। अब टी को आपने नाम दिया है टी ऑफ, यानी जिस दौरानिए में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वो टाइम है टी ऑफ। और अब आप जो रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे R2, क्योंकि डिस्चार्जिंग सिर्फ R2 के थ्रू हो रही है, तो ये आ जाएगा R2C। तो अब आप देखें, ये VCC कैंसिल, ओवर वाला 2 कैंसिल, ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ, 1/2 इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी ऑफ ओवर R2C। दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम ले लें, ये आ जाएगा माइनस टी ऑफ ओवर R2C। यहाँ से आपके पास टी ऑफ की वैल्यू आ गई, तो टी ऑफ की वैल्यू आई 0.693 R2C।
अब बज़ाहिर देखते साथ ही जो कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन में ही आपको पता चल रहा है कि ऑन टाइम ज़्यादा है और ऑफ टाइम जो है वो कम है। ऑन टाइम में R1 प्लस R2 है, यहाँ पर जस्ट क्या है R2 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से अरेज कर रहा हूँ और हम जो है कुछ टर्म्स मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। पहली चीज़ तो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप जानते हैं वो क्या है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम इन दोनों का सम है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं 0.693 और C कॉमन आ रहा है, तो 0.693 और C जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मैं C बाहर लिखता हूँ। इसके अंदर बचेगा R1 प्लस R2, यहाँ पर बचेगा R2, तो ये बचेगा R1 प्लस 2R2। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। एक टर्म जो डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल क्या है? ड्यूटी साइकिल है कि कितनी देर के लिए आउटपुट क्या रही है, हाई रही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। आप फ्रैक्शन में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, परसेंटेज में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ऑन टाइम, ऑन टाइम है 0.693 R1 प्लस R2 C, और यहाँ पर लिख देते हैं 0.693 R1 प्लस R2 इंटू C डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू भी आपने मालूम की है 0.693 इंटू R1 प्लस 2R2 इंटू C मल्टीप्लाइड बाई 100%। 0.693 कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, तो जो ड्यूटी साइकिल आया वो ड्यूटी साइकिल किसके बराबर आया, वो आया R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस 2R2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। और ये जो ड्यूटी साइकिल आएगा, ये ड्यूटी साइकिल हमेशा 50% से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि चार्जिंग का टाइम ज़्यादा था और डिस्चार्जिंग का टाइम कम था, क्योंकि हमें ये पता है टी ऑन इज़ ग्रेटर देन क्या है, टी ऑफ। अब अगर हमें फ़र्ज़ करें ये कह दिया जाए कि हमें तो ड्यूटी साइकिल एग्जैक्टली 50% चाहिए, यानी हाफ स्क्वायर वेव चाहिए, या 50% से भी कम चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमें इस सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे करना पड़ेगा कि हम इसी सर्किट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। वो जो चेंज होगी वो नहायत ही माइनर चेंज है, ठीक है। वो चेंज ये है कि हम चार्जिंग के पाथ में यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं। इस डायोड को क्या कहा जाता है, D1। और डिस्चार्जिंग के पास में भी एक डायोड जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। दोनों बैक टू बैक डायोड जो है वो लगा दी हमने। अब चार्जिंग का पाथ क्या होगा, देखिए अब चार्जिंग का पाथ है इधर R1 पे आएगा। यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो इस D1 डायोड में से गुजरे या R2 और D2 वाले कम्बिनेशन में से गुजरे। लेकिन इस वक्त ये जो D2 वाला डायोड है ये रिवर्स बाइस है, क्योंकि इसका जो P रीजन है वो लो वोल्टेज के साथ और N रीजन है वो हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये वाला पाथ तो वैसे ही बंद है रिवर्स बाइस्ड स्टेट की वजह से। तो सारा का सारा करंट जो है वो किस में से गुजरेगा, वो इधर से गुजरेगा, ठीक है। इसका मतलब है जो ऑन टाइम होगा, इस वक्त ऑन टाइम होगा 0.693 इंटू R1 प्लस RD प्राइम इंटू C। अब ये जो RD प्राइम है ये क्या है, ये डायोड की डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप देखें जो फॉरवर्ड बाइस डायोड होता है उसकी डायनामिक रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो बहुत कम होने की वजह से आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। खैर मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर रहा। ऑफ टाइम देखें, अब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है इधर से यूँ ऊपर की तरफ। जब डिस्चार्ज होना है तो अब रास्ता ये है D2 और R2 के थ्रू जाके, तो ये अब आंसर आएगा 0.693 R2 प्लस RD प्राइम इंटू C। अब आप देख सकते हैं कि जो ड्यूटी साइकिल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा टी ऑन। ये है टी ऑन, ये किसके बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, टी ऑफ। टी ऑफ क्या चीज़ है, वो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेता हूँ 2RD प्राइम मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये C और 0.693 तो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है वो ज़्यूम कर लें कि RD प्राइम जो है वो नहायत ही नेग्लिजिबल है, उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो ड्यूटी साइकिल किसके बराबर आ जाएगा, R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू 100%।
अब अगर आप सिचुएशन ये लगाएं कि R1 और R2 बिल्कुल बराबर आप ले लें, तो उस वक़्त ड्यूटी साइकिल एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा? 50%, स्क्वायर वेव बन जाएगी। और अगर आप यूँ करें कि R1 इज़ लेस देन R2 ले लें, अब R1 अगर लेस देन R2 लेंगे तो उस वक़्त ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% से भी क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमिनेटर जो है वो 50% से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। और अगर आप R1 ग्रेटर देन R2 ले लें तो उस वक़्त ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो सर्किट है ये एक ज़्यादा जनरलाइज्ड सर्किट है, यानी जिसमें ज़्यादा वर्सटैलिटी है, ज़्यादा जो है वो वैरायटी मौजूद है। आप R1 और R2 को चेंज करके क्या कर सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से 50%, लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50% जो है वो क्या कर सकते हैं? ड्यूटी साइकिल हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने एडजस्ट करना हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।